Hello students, this is your lecture number 4 and in this video we are going to talk about mole concept and structure of atom. Mole concept क्या है, मोल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो 9th लेवल में आपको पता होना चाहिए, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको जानना होगा मोल क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस का मोल, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल क्या होता है। सब्सटेंस इजी वे में बता रहा हूँ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। इतना सा आपको याद रखना है मोल्स के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई थियोरेटिकल आंसर तो आने वाले हैं नहीं कि आपको मोल को डिफाइन करना है, इसलिए आपको फिलहाल ये याद रखना है कि एक मोल में वही वेट होता है जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, जैसे मैं कहूँ, मुझसे कोई कहे कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मुझसे पूछा गया, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में वही होगा जो उसका मॉलिक्यूलर मास है। कितना होता है? 16 ग्राम, 16 ग्राम फॉर ऑक्सीजन। अनदर एग्जाम्पल सपोज ले लेते हैं आपका सोडियम, 1 मोल ऑफ Na, तो आंसर हो जाएगा आपका 23 ग्राम। ऐसे आपको पूछ लिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, आपको पूछ लिया, तो नाइट्रोजन में आपके पास क्या होगा? 14 ग्राम। तो सिंपली आपको याद रखना है कि मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसी से आप मोल्स का या उसका वेट निकाल सकते हो। अब मोल की ज़रूरत पड़ती कहाँ है? मोल यूज़ किया जाता है आपका केमिस्ट द्वारा। केमिस्ट क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। यू नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास फॉर केमिस्ट इज मोल्स। इन टर्म्स ऑफ मोल्स दे आर मेजरिंग सब्सटेंसेस। तो मोल क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, और इसी को मोलर मास भी कह देते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। तो ये होता है मोलर मास। लेकिन बात करें अगर कंपाउंड्स की, सपोज मेरे पास आ गया कंपाउंड HCl। अब मुझसे पूछा कि 1 मोल HCl का वेट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल इसको ब्रेक करके टोटल कर लूँगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास केवल 1H है और यहाँ पर मेरे पास केवल 1Cl है, तो दोनों का वेट मैं देखूँगा कि इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है। दोनों को कंबाइन करके मैं ओवरऑल इसके मोल का वेट निकाल सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर वही किया है, आपके मॉलिक्यूलर मास को ही लिया है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 प्लस 35.5 Cl का, इसका मतलब 36.5 ग्राम होता है आपके 1 मोल HCl में। तो 1 मोल HCl का वेट अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको सिंपलर एटम्स में ब्रेक करिए, और ध्यान रखिए आपको नंबर का ध्यान रखना है, कितने नंबर है उस नंबर के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ऐड करके निकाल देना। तो किसी भी चीज़ का मोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे बात करते हैं NaCl ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। NaCl में देखिए आपको ब्रेक करना है, Na कितने टाइम्स, एक ही बार है तो लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस 1Cl, तो एक बार Cl लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब Na का वेट होता है 23 ग्राम और Cl का होता है 35.5। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा? 0.5, 58.5 ग्राम। कई जगह पर इसको U भी लिखा जाता है, 58.5 U, यानी यूनिफाइड मास। पहले था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, फिर हम कई जगह पर इसको U भी लिखते हैं जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, और आप G में भी इसको छोड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या यूनिट दी गई। तो 58.5 ग्राम है आपका 1 मोल NaCl का वेट या उसका मास। क्लियर? तो ऐसे आप मोल्स को निकाल सकते हो। लेकिन तब क्या किया जाए, जो आपके पास ऑलरेडी आपको वेट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए इसमें कितने मोल्स हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला याद करना है, और बस सिंपली आपने क्या करना है, उसमें वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्वेश्चन आ गया कि 8 ग्राम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपके पास किसी सैंपल में है, तो बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्वेश्चन है, देयर इज 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन अ सैंपल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स देयर। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो आपको देता है, मिलता है क्वेश्चन में, या आपको क्वेश्चन में मिलता है। जैसे मेरे पास अभी क्वेश्चन क्या था, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में बताइए, अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है? अब मुझको कहा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में, यानी इसका वेट कितना होगा? 1 × 2,
ओके, या 2 into 1 कह सकते हैं, तो सॉरी 2 कहेंगे, 2 into 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बाहर आएगा। सो 2 into 1 क्यों करा, क्योंकि 2 है मेरे पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका मतलब 2 ग्राम है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऐसे निकाला जाता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको पहले मोलर मास निकालना है। गिवन मास आपको दिया है कि आपके पास एक सैंपल है जिसमें 8 ग्राम हाइड्रोजन है, क्लियर, 8 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। तो और आपको कह दिया कि मोलर मास आपको निकालना है कितना, आपने निकाला 2 ग्राम। तो आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो आपने क्या करा, फॉर्मूले को याद रखना है, उसके बाद सब्सटीट्यूशन और उसके बाद आपका कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला याद रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसके बाद 8 ग्राम में 2 ग्राम, इसका आया 4। इसका मतलब जो सैंपल मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है वहाँ पर 4 मोल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि 585 ग्राम ऑफ NaCl is available. Okay, what are the number of moles there? सेम वही फॉर्मूला, गिवन कितना है 585, तो आप क्या लिखोगे 585 गिवन है। मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था 58.5, इसका मतलब 10 मोल्स। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि 585 ग्राम में 10 मोल्स NaCl अवेलेबल है, या फिर वहाँ पर इतना नंबर ऑफ मोल्स उसका है। क्लियर, तो ऐसे आप नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको पहली चीज़ तो मोल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाला कैसे आता है, फिर आपका रिलेशन मोल्स का नंबर ऑफ एटम्स के साथ, कि नंबर ऑफ एटम्स के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी आपको जानना है। देखिए उसमें भी आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, NaCl का हो, HCl का हो, किसी का भी हो, वहाँ पर आपके पास होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपको याद रखना है। किसी भी चीज़ का एक मोल हो, जैसे मैंने कह दिया 2 ग्राम H2, फिर मैंने कह दिया 58.5 ग्राम NaCl, फिर 36.5 ग्राम HCl। ऑलरेडी आप जानते हो कि ये सारे क्या है, अपने में एक मोल है। हाइड्रोजन 2 ग्राम का होता है, ठीक है, NaCl आपका 58.5 ग्राम का होता है, HCl आपका 36.5 ग्राम का होता है। इसका मतलब ये सब किसकी वैल्यूज़ हैं, ये 1 मोल की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही मिलेंगे, जैसा कि 58.5 ग्राम में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये भी एक मोल है। हमें मोल से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है। क्लियर, हाँ, अगर इसकी क्वांटिटी कुछ और होती है तो मैं इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसका आंसर निकाल लेता। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का एक मोल होता है, 58.5 ग्राम NaCl का एक मोल होता है, और 36.5 ग्राम HCl का एक मोल होता है, इसका मतलब इन तीनों सैंपल में मुझे मिलने वाले हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, 3.65 ग्राम HCl contains dash number of atoms। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ABCD में आपको कुछ भी आंसर ऑप्शंस आपको दे दिए। तो अब से पूछा गया कि 3.65 ग्राम में आपके पास कितने एटम्स होंगे। तो आपने सिंपली क्या करना, आपको पता है कि 36.5 ग्राम में आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। 1 ग्राम में होगा आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 36.5, ठीक है। फिर आप निकालोगे कितने के लिए, 3.65 ग्राम के लिए जो आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 36.5, ये तो है 1 ग्राम के लिए। आपके पास है 3.65, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.65 से, 3.65 आप यहाँ काटो तो कितना मिलेगा 10। अब ये 10 जाएगा ऊपर और 23 से एक पावर लेस होगी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 10⁻1 है, ऊपर 10⁻23 है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या मिलने वाला है, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 ऊपर जाएगा तो -1 यानी 22 एटम्स। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, कि आपको किसी भी सैंपल का वेट बता दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करिए। और नंबर ऑफ एटम्स आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको ये याद रहे कि एक मोल में आपके पास कितने एटम्स
होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपको याद रखना है 1 मोल मॉलिक्यूलर मास, उसमें होता है एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होती है ये। एवोगैड्रोस नंबर को हम कई बार सिंपली Na से भी दिखा देते हैं, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का, ठीक है। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम्स। एटम्स के टर्म्स में आप मोल को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में दिया गया, फिर सिलेबस में इसके बाद है आपके पास वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। अब देखिए वैलेंसी होती क्या है, पहले तो आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन में ही जाना है, घुमा फिरा के बाद यही है कि आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, उसके बाद सारी चीज़ें आसान। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। पहले आपको याद रखना है वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। अब अगर आप जानना चाहते हो कि किसी की वैलेंसी कितनी होगी, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना कंपलसरी है। अगर आपको नहीं आता है तो वैलेंसी में दिक्कत आएगी। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, देखिए मानो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझको दे दिया है क्वेश्चन सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,4, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मेरे को करना क्या है, देखिए इसमें आता है एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल में होते हैं, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 1 से लेके 4 तक, 1 to 4, तो आप सीधे उसी को क्या लिख दो, उसकी वैलेंसी, आप उसी को उसकी वैलेंसी मान सकते हो, ठीक है। इसका मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4 ही है। बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 2,8,3, अगेन इसी रेंज में आया 1 to 4, तो मैं कहूँगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। मतलब एल्यूमिनियम 3 बार कंबाइन कर सकता है, इसलिए तो एल्यूमिनियम आपका स्ट्रक्चर बनाता है AlCl3, 3 क्लोरीन को ही कंबाइन करता है, 4 को नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 ही है। अब बात करते हैं सपोज क्लोरीन की, 2,8,7, अब ये 1 to 4 वाली रेंज में नहीं आ रहा है, तो इस केस में आपने क्या करना है, जब भी आपकी वैलेंसी 4 से ऊपर निकल जाए तो आपने 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना है, बस आपको वैलेंसी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को लेते हैं क्लोरीन, मुझे मिला 7, 1 to 4 की रेंज में तो आया नहीं, वरना डायरेक्ट क्या लिख देता, यही इसकी वैलेंसी है, लेकिन ये आ गया 4 से ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, इज इक्वल टू 8 माइनस 7, तो मैं कहूँगा इसकी वैलेंसी है 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी है 1। इसी को हम मोनोवैलेंट एटम भी कह देते हैं। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, डाइवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2, जैसे कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, इनकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। और आपका ट्राइवैलेंट जैसे एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट क्या, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, अगेन 1 to 4 वाली रेंज में तो आया नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 5, इसका मतलब 3 मतलब ट्राइवैलेंट। तो जो इस तरीके से आप नाइट्रोजन की वैलेंसी निकाल सकते हो, आप उनका नेमिंग भी कर सकते हो, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, अगर आपको वैलेंसी जाननी है तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको जो फ्रेमिंग फार्मूला वाला पार्ट है उसमें आपको ये यूज़ करना ही करना है वैलेंसी का, ठीक है। तो वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है, और उसको जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो ये था आपका वैलेंसी का। अब बात करते हैं कि आप इसको कैटेगराइज कैसे करो, एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है। आपके कई एक्सेप्शन है, बोरोन का है, कार्बन का है, कई एक्सेप्शन है। नॉर्मली अंडर अप टू क्लास 10 व्हाट वी डू इज, हम कहते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3, तो इन्हें हम कैटेगराइज कर देते हैं एज अ मेटल। अगर 4 आ जाए तो दे आर कैटेगराइज्ड एज metalloids. Metalloids are half metal and half non-metal. Then comes your 5, 6, 7, और इसको हम कह देते हैं नॉन मेटल। ये आपका आता है नॉन मेटल की कैटेगरी में। और जिनके लास्ट में आता है 2, केवल के शेल में, ध्यान रखिए केवल के शेल की बात कर रहा हूँ, या फिर 8 अदर शेल्स में, तो इनको हम कह देते हैं दैट दीज आर नोबल गैसेस, ठीक है। जैसे के शेल में 2 आता है हीलियम के पास, अदर्स में तो नहीं आता,
बाकियों में 8 जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडोनियम को आप देखोगे तो आप पाओगे कि इनके लास्ट में 8 होता है। तो ये सारे नोबल गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 1 2 3 आ जाए तो आप उसको क्या कहोगे? मेटल्स। 4 आ जाए तो आपका होगा मेटालॉइड। 5 6 7 हो तो नॉन मेटल। और अगर 2 के शेल में आ जाए या फिर 8 अदर शेल में आए तो आप उसको कह देते हो नोबल गैसेस। अगेन आई एम टेलिंग यू एक्सेप्शंस आर डिफरेंट थिंग। वरना बोरॉन, बोरॉन के लास्ट में 3 आता है, 2,3, लेकिन बोरॉन एक्सेप्शन के कारण क्या है? मेटालॉइड। बट दिस इज अ बेसिक रूल दैट आई एम टेलिंग यू which is used up to class 9 10th. Okay, 1 2 3 metal, 4 for metalloid, 5 6 7 for non-metal, 2 and 8 for noble gases, for key and other shell. यहीं पर से आप वैलेंसी को भी देख सकते हो। 1 2 3 है तो हम क्या कह देते हैं? वैलेंसी वही है। 4 के केस में भी वैलेंसी वही है। 5 6 7 वाले केस में आपकी वैलेंसी क्या होती है? 8 माइनस करके। अब बताइए नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होगी? नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? नोबल गैस की वैलेंसी होती है 0। आंसर कहाँ से मिलता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन खुद सोचिए, क्या नोबल गैसेस कंबाइन करती है? नहीं। तो जब नोबल गैसेस कंबाइन करती नहीं है मतलब कैपेसिटी 0, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ ऑल नोबल गैसेस इज 0। ओके, तो इस तरीके से आप वैलेंसी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जरूरी पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं जरा फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला फ्रेम कैसे करोगे? फॉर्मूला फ्रेम कैसे किया जाता है? देखिए, उसको बोलते हैं आपका क्रॉस मेथड। इसमें आप क्या करते हो? जैसे सपोज मेरे को फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैं क्या करता हूँ? चार्ज के साथ लिख दूंगा। मैग्नीशियम एक तरफ, क्लोरीन एक तरफ। ये तो मैंने लिखा उसका सिंबल। अब मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है? +2। कैसे पता चला? अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो ये होता है 2,8,2। इसका मतलब 2, इसका +2, क्योंकि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लोरीन on the other hand will accept electron. Why? Because the configuration is 2,8,7। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसका चार्ज क्या होता है? -1। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्लस माइनस को भूल जाना है जब आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है? तो Mg को मिलेगा Cl वाला नंबर, Cl को मिलेगा Mg वाला नंबर। तो Mg को मिलेगा 1, लिखने की जरूरत है नहीं। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज 1 इफ नथिंग इज देयर, ठीक है? तो Mg ही होगा। लेकिन Cl को क्या मिलने वाला है? यहाँ से 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। इस तरीके से आप फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का Cl एक तरफ आपने लिखना है। अब आपको पता है कि Cl का आपको पता है कि -1 है। एल्यूमिनियम का क्या होगा? अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना पड़ेगा। 2,8,3। क्यों? क्योंकि इसका होता है 13 एटॉमिक नंबर। तो 3 में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। डोनेट करेगा तो चार्ज आएगा प्लस, इसका मतलब यहाँ पे आने वाला है +3। अब आपने क्या करना है? अगेन नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए। Al को मिलेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन Cl को मिलेगा आपकी बार 3। तो ये हो गया AlCl3। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है कि CH4 होता है, लेकिन CH4 आया कहाँ से? देखिए, C के ऊपर +4 लेके चलिए और H के ऊपर -1 लेके चलिए, ठीक है? अब इससे क्या होगा? अगेन आपको क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है इसको। इंटरचेंज करने पर C को मिलेगा, भूल जाइए प्लस माइनस अब, क्योंकि आपको नंबर से मतलब है। C को मिलेगा 1 और H को मिलेगा 4। तो फॉर्मूला बन गया CH4। तो जितने भी आपके पास फ्रेमिंग फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है? ये आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल पर बिगिनर्स केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी था, वहाँ पर जा सकते हो। वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली केमिस्ट्री के स्टूडेंट को आता ही है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता करना है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वैलेंसी कितनी होने वाली है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर वो मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज होगा प्लस में जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और अगर वो नॉन मेटल है तो 8 माइनस कर देना जो भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और ऊपर से चार्ज लगा देना माइनस का। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ सल्फर का। तो ये होता है 2,8,6। अब 6 के केस में क्या हो सकता है? या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इजी क्या पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इसलिए एस को लिख देते हैं -2। सेम फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 2,5 है,
5 इलेक्ट्रॉन लूज तो करेगा नहीं, उल्टा 3 एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट किया तो चार्ज आएगा माइनस, और कितने किए 3 किए, आंसर आ जाएगा -3। और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 ही होती है, सल्फर की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। प्लस माइनस कहाँ से आया, ये पता करने से कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेमिंग द फॉर्मूला के लिए भी आपको वैलेंसी अच्छे तरीके से आना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जरा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम की अगर आप बात करें तो एटम को आप डिवाइड कर सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसका डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। एटम से छोटा होता है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन का मास 1 लिया जाता है, एंड चार्ज ऑन दिस इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इजी आप पता कर सकते हो कैसे, देखिए अगर आप प्रोटॉन को लिखते हो इंग्लिश में तो P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, फिर आपका न्यूट्रॉन ये हो गया आपका न्यूट्रल, N से N न्यूट्रल। अब बचा क्या, पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्या बचा, नेगेटिव ही बचा, तो किसको दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का P फॉर P पॉजिटिव, N फॉर N न्यूट्रल। इसीलिए उसके ऊपर जो आप देख रहे हो जीरो का मतलब क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और यही रीज़न है कि आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में रिसाइड करता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खुद तो कोई चार्ज है नहीं, तो किसका चार्ज रहता है वहाँ पर, प्रोटॉन के प्लस का। तो ओवरऑल आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बिकॉज देयर इज प्रोटॉन प्रेजेंट देयर, ओके। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस पे जो वन वर्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो आ सकते हैं आपके इनके डिस्कवरीज के ऊपर, किसने इनको डिस्कवर करा। तो आपको याद रखना है ETPRNC, ETPRNC। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उसी के थ्रू आप याद रख सकते हो, तब आपको ये ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी ट्रिक है जिससे मैं इन चीज़ों को याद रख पाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उसका यूज़ करिए। ETPRNC का मतलब देखिए, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। और आपने क्या करना है, T फॉर थॉमसन याद करना है, T फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने करी, रदरफोर्ड ने। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्रोटॉन्स। सम ऑफ सेज दैट द प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ध्यान रखिए गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस को डिस्कवर किया था। इस कंफ्यूजन को खत्म करिए, कैनाल रेस डिस्कवर करी थी गोल्डस्टीन ने। इवेंचुअली कैनाल रेस की स्टडी करने पर आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन उसका श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। और नेक्स्ट N इज योर न्यूट्रॉन एंड C फॉर चैडविक। तो इस तरीके से आप इनके डिस्कवरर्स को याद कर सकते हो कि E फॉर थॉमसन, ET का मतलब इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, PR का मतलब प्रोटॉन फॉर रदरफोर्ड, NC का मतलब न्यूट्रॉन फॉर चैडविक। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ डिस्कवरर ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल। ध्यान रखिए एटम के छोटे हैं, जैसे आपका देखिए आपको पता है कि इंस्पेक्टर, फिर आप कहते हो सब इंस्पेक्टर, सब लगता है तो मतलब छोटा छोटा छोटा, ऐसे आपका एटम उससे छोटा सब एटमिक। तो सब एटमिक का मतलब जो एटम से छोटा, और आपको बताइए एटम से छोटे क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर देखते हैं आपके क्वेश्चन इसमें और क्या दिया है। इसमें दिया आपके पास आइसोटोप और आइसोबार आपको दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तो आप जितना पढ़िए उतना कम है, ठीक है। आप NCERT की हेल्प ले सकते हो, लेकिन बेसिक जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पता होना चाहिए, उसका चार्ज, उसकी डिस्कवरी और उसका मास। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया जाता है, प्रोटॉन का मास आप नेग्लिजिबल नहीं लेते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आप NCERT प्रेफर कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपके पास आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार। सिंपल आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, अगर आपने इस एग्जाम्पल को याद कर लिया फिर आपको आइसोबार भी खुद ही आ जाना है। देखिए कैसे, आप सिर्फ याद रखिए 1H1, 1H2 और 1H3, आप सिर्फ इसको याद करिए। इसके बेस पर मैं आपको आइसोटोप और आइसोबार दोनों क्लियर कर दूंगा। कैसे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाले नंबर होते हैं ये होते हैं आपके एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ये होते हैं एटॉमिक मास, या इसको मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर होता है मास, नीचे होता है नंबर। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये है आपका आइसोटोप के लिए, आपको एग्जांपल याद रखना है आइसोटोप के लिए। तो आपने आइसोटोप को बताना कि देखो आइसोटोप में क्या होता है, नीचे वाला पार्ट है सेम, ऊपर वाला पार्ट है डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर
आर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। किसके लिए? आइसोटोप के लिए। आइसोटोप में आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन आपका मास नंबर डिफरेंट होता है, वैल्यूज फॉर मास इज डिफरेंट। इससे क्या चेंज आता है, आपको ये भी याद रखना है, जब भी आपके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो तो ध्यान रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी सेम। जब भी आपका एटॉमिक नंबर किसी स्पीसीज के लिए सेम आ रहा है तो ध्यान रखिए उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आती है। तो अब आपका डेफिनेशन आ चुकी है, आइसोटोप आर द स्पीसीज ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, मास पर, और यहाँ पर मास नंबर सारे डिफरेंट हैं। क्लियर? तो आइसोटोप आर द स्पीसीज विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास डिसाइड करने वाला है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर आपके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं इसका मतलब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आपके एटॉमिक नंबर सेम चल रहे हैं इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो इस एग्जांपल को आपको याद रखना है आइसोटोप की डेफिनेशन को निकालने के लिए, दैट दे आर द एलिमेंट ऑफ दे आर द atoms of the same element having similar chemical property but different physical property। आप कह सकते हो having same atomic number but different mass numbers। क्लियर? अब आइए आइसोबार। आइसोबार में इसका उल्टा कर देना आपने, आइसोबार में आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। मतलब आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये होता है डिफरेंट डिफरेंट के, सेम के नहीं होते, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो आइसोबार को आप इजीली आइसोटोप के बेस पर याद कर सकते हो, जहाँ पर आपके क्या होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते हैं, तो उनको आप क्या देते हो, आइसोबार। अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। देखिए आर्गन का एग्जांपल है 1840 और यहाँ पर कैल्शियम का एग्जांपल है 2040। इस एग्जांपल से भी आप अगर आपको याद रखना आप याद रख सकते हो। एक एग्जांपल ये याद रख लीजिए और एक एग्जांपल ये याद रख लीजिए ताकि आपको आइसोबार और आइसोटोप में दिक्कत होगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, मास नंबर आपकी बार सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इस तरह की स्पीसीज के जो पेयर होंगे उसको आप क्या कह दोगे, आप उसको कह दोगे आइसोबार्स। लेकिन इसका रिवर्स, अगर यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ सेम है तो आप कह दोगे आइसोटोप्स, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना बेसिक कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था मोल कॉन्सेप्ट पर और आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, वो आपको दे दी गई है। फर्दर आप क्या करिए, फर्दर आप एनसीईआरटी के टच में रहिए क्योंकि एनसीईआरटी आर द बेस्ट बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो आई होप इन चीज़ों से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा जरूर हुआ होगा। सो आप लगे रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।